Hello everyone, how are you all, ma'am? We all are fine. So today is our third lecture of the indirect taxation. Firstly, we will revise what we have done in last 1 and 2 lectures. तो अगर मैं बात करूँ दोनों lectures की, तो हमने किया था कि जीएसटी में हम कैसे आगे गो थ्रू करने वाले हैं, जीएसटी का पेपर एग्जाम में किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, पेपर कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद हमने देखा था कि रात को पार्लियामेंट 12 बजे जब हमारा जीएसटी आया था तो कैसी दिख रही थी। जीएसटी जब भारत में आया तो पार्लियामेंट रात को खोला गया था और ऐसा अब तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 4 बार हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने रिकॉल किया था। आफ्टर देन हमने रिकॉल किया था, हमने अच्छे से पढ़ा था कि एक्ट किसे कहते हैं। तो एक्ट के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है, उस ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्रीज़ या फिर सेक्रेटरीज़ के द्वारा प्रॉपर ड्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद वो जो ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है उसको पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज में रीड आउट किया जाता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। उसे राज्यसभा से भी पास कराया जाता है, उसे लोकसभा से भी पास कराया जाता है। जब वो दोनों हाउसेज से पास हो जाता है उसके बाद उस ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को, जिसे बिल बोला जाता है, उसे हम ले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। फिर जब प्रेसिडेंट उस पर अपना अप्रूवल दे देते हैं, अपना एसेंट उस पर दे देते हैं, तो उसके बाद वो बिल बन जाता है हमारा एक्ट। एक्ट अगर बन चुका है तो उस एक्ट के तहत हम लगाते हैं टैक्स। अगर टैक्स नहीं तो कभी एक्ट भी नहीं लगेगा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इससे आगे बढ़ जाए तो आफ्टर देन हमने पढ़ा था कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स के बारे में हमने सीखा, टैक्स इज अ कंपल्सरीली एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। जिस तरह से एक फैमिली को घर चलाने के लिए पैसों का ज़रूरत होता है, सिमिलरली इस भारत सरकार को अपनी 125 करोड़ की फैमिली को चलाने के लिए भी पैसों का ज़रूरत है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हाईवे नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेंगे, स्कूल्स नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, सोसाइटी का तहस नहस होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार को चाहिए होता है रेवेन्यू। अब सरकार पे वो रेवेन्यू का पैसा आएगा कहाँ से, जिसके लिए सरकार लगाती है टैक्सेस। इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्स नहीं होंगी। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टैक्स कोई वॉलेंट्री पेमेंट नहीं होती, टैक्स कभी भी डोनेशन के नाम से नहीं दिया जाता। टैक्स इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज विच इज़ पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। फिर हमने किया कि टैक्स 2 तरह का होता है। बुक आप सबको मिली चुकी होगी बेटा, जिसे नहीं मिली प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। वैसे सबके पास बुक जा चुकी हैं। एक्चुअली क्या है, ये प्रॉपर अभी नहीं भेजी है। जो बच्चा जो चैप्टर मैं करा रही हूँ वही चैप्टर आपको एप्लीकेशन पे डाला गया है। आगे आइए। इसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जिस पे लगाया जाता है उसी को वो पिंच करता है, मतलब जिस पे लग रहा है उस टैक्स का बर्डन वही पर्सन उठाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी पे या भरता कोई और है। तो इसमें कल अच्छे खासे एग्जाम्पल्स लिए थे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। खूब सारे डिफरेंसेस किए थे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, अमीर पे ज़्यादा लगता है, गरीब पे कम लगता है। लेकिन अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स की तो इसमें कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। एक बिस्किट का पैकेट अमीर आदमी खाए या गरीब, सब पे एक समान लगता है। सोशल वेलफेयर में कौन सा काम करता है, मैसेज करके बताओ। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन काम करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन दोनों ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू के इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड कर देता है। 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेशन के द्वारा गवर्नमेंट को मिलता है। आफ्टर देन हमने और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस पढ़े थे कि इन्फ्लेशन किसकी वजह से अराइज होती है, डायरेक्ट टैक्स की वजह से अराइज होती है या इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से अराइज होती है। तो जो इन्फ्लेशन होती है हमने पूरा कॉन्क्लूजन निकाला था एग्जाम्पल को यूज़ करके कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से अराइज होती है। डायरेक्ट टैक्सेशन का इन्फ्लेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डिफरेंसेस करने के बाद सेकेंड क्लास ओवर हो गई थी, आज बारी है थर्ड क्लास की। थर्ड क्लास में हम करने क्या जा रहे हैं, ध्यान से देखो।
टैक्स से रिलेटेड बातें हैं, टैक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। मेरा सब्जेक्ट इज व्हाट, माय सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स टोटली इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टैक्सेस पढ़ा, एक्ट पढ़ा, बिल पढ़ा, टैक्सेस के डिफरेंस पढ़े। टैक्स में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, वन इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट। अब हम किसकी ओर मूव कर गए हैं, इनडायरेक्ट। और धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर एक टैक्स होता है जिसे बोला जाता है जीएसटी। अब धीरे धीरे आज की क्लास में हम जीएसटी की ओर मुड़ जाएंगे। चलो, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फीचर्स हैं खुद ही बता दोगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। आप खुद बताइए, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या दोनों ही गवर्नमेंट के मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे? यस, लेकिन 50% से भी ज़्यादा पैसा सरकार को कौन से टैक्सेस से मिलता है? ओनली इनडायरेक्ट टैक्स से। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वो कंजम्पशन पे लगता है, एक्सपेंडिचर पे लगता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है वो प्रॉपर्टी पे लगता है और इनकम पे लगता है। अब जो भी कमोडिटीज़ हम परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब चीज़ पे कौन सा टैक्स लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। बिकॉज ये किस पे लगता है? हमारे खर्चों पे, जो हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जो हम राइट्स परचेज कर रहे हैं, सब चीज़ों पे क्या लगता है? इनडायरेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन आप इजीली जानते हो, कल ही पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स का बर्डन इजीली एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। याद करो लास्ट क्लास का एग्जाम्पल, आपके फादर टीचर थे, आपके फादर ने एक इनवॉइस रेज किया स्टूडेंट के नाम पे जिसमें 10,000 की फीस थी, 1,800 रुपये का जीएसटी लग गया। ये 1,800 रुपये का जीएसटी मिला के टोटल फीस कितना बना था? 11,800। स्टूडेंट ने आपके फादर को कितना रुपया पे किया? 11,800। 11,800 में से 10,000 रुपया फादर की पॉकेट में आया और 1,800 रुपया फादर ने सरकार को दे दिया। बच्चे को क्या फीलिंग आई? बच्चे को फीलिंग आई कि बच्चे ने जो फीस पे की है दैट इज 11,800 रुपीज़ ओनली। बच्चे को फील ही नहीं हुआ कि उसने फीस के साथ टैक्स भी दिया है। इसीलिए यहाँ लिखा जाता है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। बच्चे पे सरकार नहीं गई कि हे बच्चा आप टैक्स भर दो। बच्चे को डायरेक्टली पिंच नहीं किया, टीचर के द्वारा बच्चे से टैक्स लिया गया। इन्फ्लेशनरी नेचर होता है कि नहीं? यस, वाइडर टैक्स बेस है। ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज कवर्ड अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। प्रमोट सोशल वेलफेयर कल ही पढ़ा था। अगर सोशल वेलफेयर करना है किसी हार्मफुल गुड्स के ऊपर तो उस पर जीएसटी का रेट बढ़ा दीजिए। जब जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। हो गया जी वेलफेयर, इसमें सरकार का भी वेलफेयर था। रेग्रेसिव इन नेचर बताया ही है, बिस्किट का पैकेट कोई भी खाए जीएसटी का रेट सेम ही रहेगा। चलो अब आ जाइए, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे ही चलेंगे। मैं यहाँ पे एक वीडियो ओपन कर रही हूँ सबसे पहले आपके लिए, उस वीडियो को देखो, उसके बाद आगे बातें करेंगे। Oh my God! तेरा पीछा ना मैं छड्डूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छड्डूंगा सोनिए, देख दे चाहे। देरी हो रही है मैनू। बच्चे की जान लेगा क्या? दे तो दिया टैक्स यार, छड्डो यार, देरी हो रही है। और की चाहिए तेनू? वो क्या चाहिए? वो क्या चाहिए यार? और बोल। व्हाट इज दिस यार? मैं क्या यार, मैं क्या लिए जा रहे हो? कितना टैक्स लोगे यार? वो देरी हो रही है मैनू। ओए सर जी माल खराब हो जाएगा। अब मैं क्या
और तेरी ओए तो कमाल हो गया यार, एक बार जीएसटी दिया और मक्खन मलाई वाला ट्रैफिक कोई नहीं रोकेगा अब तो। मैं निकला जीएसटी दे के रास्ते पे, और कोई ना मोड़ आया ना कोई टैक्स लेने आया। ओए वाह भाई वाह। Oh my God! चलिए, आपने वीडियो देख लिया पूरी तरह से। इस वीडियो में एक पर्सन है सनी देओल के टाइप से, जो कि गड्डी लेके निकल रहे हैं। सबसे पहले कहाँ पे एंट्री करते हैं? सबसे पहले मैम वो हरियाणा में एंट्री करते हैं। उनके कार में कुछ गुड्स रखे होते हैं जिसको लेके वो जा रहे होते हैं लुधियाना। तो सबसे पहले हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। हरियाणा के बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया जाता है और बोला जाता है लाइए सर्विस टैक्स दीजिए। सर्विस टैक्स जैसे ही वो देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनसे बोला जाता है कि चलिए वैट पे कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उनसे बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी दीजिए। हरियाणा का बॉर्डर खत्म होता है, दूसरा बॉर्डर आता है पंजाब का। पंजाब में जाने के बाद फिर से वापस सेम सिनेरियो रिपीट होता है, सर्विस टैक्स लाओ, ये लाओ, वैट दो, एक्साइज ड्यूटी वहाँ पे पे करो। उसके बाद वापस से वो लुधियाना से क्रॉस करके पहुँच जाते हैं, पंजाब क्रॉस करके पहुँच जाते हैं लुधियाना। और जब वो लुधियाना पहुंचते हैं तो वापस से पूरा प्रोसीजर रिपीट होता है। मतलब हर स्टेट में जाके टैक्स दो, कभी सर्विस टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है, कभी वैट उन्हें देना पड़ रहा है, कभी एक्साइज ड्यूटी उन्हें देना पड़ रहा है। इससे हुआ क्या कि जहां पर गुड्स लेके उन्हें ऑन टाइम पहुंचना था, उनकी डिलीवरी गुड्स की नहीं हो पाई, वो टैक्स कंप्लाइंसेस में लग गए, जिसकी वजह से गुड्स खराब हो गए, डिलीवरी नहीं हुआ। तो इसमें लॉस किसका हुआ? मैम ये जो देने वाले थे गुड्स, जो दुकानदार था उसका लॉस हो गया, प्लस जो रेसिपिएंट था जिसको डिलीवरी चाहिए था उसको डिलीवरी टाइम से नहीं मिल पाया। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ द अर्लियर लॉ। मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल प्रोसीजर थे, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन थे, मल्टीपल टैक्सेस के कंप्लायंसेस थे। बट फिर क्या हुआ? जैसे ही जीएसटी आया, उन्होंने क्या बोला कि मक्खन मलाई की तरह रोड पूरा का पूरा क्लीन हो गया और वो अपना ट्रक लेके सीधे सीधे चलते जा रहे थे। जीएसटी आने के बाद उनको सिर्फ एक बार टैक्स देना पड़ा, सिर्फ एक टैक्स देना पड़ा, दैट इज आवर जीएसटी। उन्हें हर स्टेट में जाके स्टेट के बॉर्डर पे 2-3 तरह के टैक्सेस पे नहीं करने पड़ रहे थे। तो दिस इज द वीडियो विच डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जीएसटी इन द लाइफ ऑफ द टैक्स पेयर। कि जीएसटी है तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, टाइम का सेविंग है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर में ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जैसे फालतू के कंप्लाइंसेस में उलझना नहीं पड़ रहा, गुड्स की डिलीवरी ऑन टाइम हो रही है, गुड्स खराब नहीं हो रहा, देने वाले को भी मज़ा आ रहा है और लेने वाले को भी मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपने जाना, अब इसमें अंदर जाके थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और स्पेशल बातें सीखते हैं। माय टॉपिक इज व्हाई जीएसटी। आप सबने थोड़ा सा तो समझा कि जीएसटी क्यों आया। देखा ना अभी आपने कि किस तरह से जीएसटी नहीं था तो ट्रक वाले भैया को गुड्स का डिलीवरी करने में कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बट अब जीएसटी आ गया तो ऐसा क्या स्पेशलिटी है जीएसटी में जो अर्लियर लॉ में नहीं थी? What are the deficiencies in earlier law which is replaced by the new law? अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, खूब सारे टैक्सेस थे। अप्रॉक्सीमेटली 17 टैक्सेस को सब्स्यूम्ड करके एक जीएसटी लेके आया गया। सेंट्रल लेवल पे अलग टैक्सेस थे बेटा, स्टेट लेवल पे अलग टैक्सेस थे, टैक्सेस ही टैक्सेस थे। यहाँ पे देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, excise duty on medicinal and toilet preparation, additional duties of custom, special duty, service tax, central surcharge, सेस, स्टेट लेवल के भी इतने सारे टैक्सेस हैं। ध्यान दो, स्टेट का वैट हुआ करता था, एंट्री टैक्स हुआ करता था, ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट सरचार्ज, सेस एंड ना जाने कितने सारे टैक्स हुआ करते थे। इतने सारे टैक्सेस को हटा के, इतने सारे टैक्सेस को सब्स्यूम्ड करके एक टैक्स बनाया गया जिसे बोला गया जीएसटी। सबका मालिक एक, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स।
बात समझ आ रही है? यस मैम। तो लॉट्स ऑफ टैक्सेस थे जिनको सब्स्यूम्ड करके क्या बनाया गया? एक टैक्स। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द जीएसटी। इतने सारे टैक्सेस हटके क्या आया? एक टैक्स। अभी आगे देखो और मजा आएगा। कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें हटाया नहीं गया। उन्हें हटाने में स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से वो टैक्सेस आज भी जिंदा हैं और आज भी मार्केट में देखे जा रहे हैं। एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम एक्ट पूरा का पूरा सीएमए इंटर के सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए आपको पढ़ना है क्योंकि वो सब्स्यूम्ड नहीं हुआ। स्टैंप ड्यूटी आज भी लगती है। प्रॉपर्टी टैक्स आज भी लगता है। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आज भी जिंदा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी लग रही है। एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी लग रही है। सिर्फ और सिर्फ इतने पुराने टैक्सेस हैं जो आज भी जिंदा हैं। अदरवाइज इनके अलावा जितने भी पुराने टैक्सेस थे सबको हटा के एक टैक्स बना दिया गया, जिसे बोला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर लिखा है कि ये जितने भी टैक्सेस हैं, दीज टैक्सेस विल कंटिन्यू टू अप्लाई। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कि टैक्सेस हटके एक टैक्स बन गया, तो टैक्सेस के अंदर डिफरेंट इवेंट्स भी तो हुआ करती होंगी। हर एक टैक्स के अंदर एक इवेंट होती है जिसकी वजह से टैक्स अकर होता है। जैसे कि इनकम टैक्स, कल ही एग्जाम्पल किया था, फादर ने ट्यूशन फीस कमाई थी, इनकम कमाई थी, इनकम कमाने की वजह से फादर को इनकम टैक्स देना पड़ा था। मतलब कि इनकम कमाना इज अ इवेंट। तो इवेंट अगर है तभी टैक्स अराइज होगा, इवेंट नहीं है देन नो टैक्स। तो डिफरेंट अगर एक्ट हैं तो डिफरेंट इवेंट्स भी होंगी। यस, एक्साइज ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे होता था मैन्युफैक्चरिंग। अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। गुड्स का अगर सेल हो रहा होता था, परचेज हो रहा होता था, तो हम वैट की बातें करते थे। अगर एंट्री ऑफ गुड्स हो रहा है तो हम एंट्री टैक्स लगाते थे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रहा है, तो डिफरेंट टैक्सेस अराइज होते थे। मतलब कि डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट इवेंट्स होते थे जिसकी वजह से टैक्स लगाया जाता था। बट अभी सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्स है हमारे पास? एक टैक्स है, दैट इज जीएसटी। तो अभी इवेंट भी कितना होना चाहिए? ओनली एक, दैट इज सप्लाई। सप्लाई है तो टैक्स लगेगा, सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, टैक्स पेयर। अब जब एक्ट इतने सारे हैं तो उनमें टैक्स पेयर भी तो अलग अलग होंगे। अब एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? जब गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता था। सपोज करो ये डिजिटल पेन अगर मैं मैन्युफैक्चर करने लग जाऊंगी तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी को भरने वाले इंसान को क्या बोला जाता था? मैन्युफैक्चरर। इसी तरह से मैंने ये पेन बना लिया, अब मैं इस पेन को मार्केट में बेचूंगी। जब मैं बेचूंगी तो मुझे क्या बोला जाएगा? सेलर। तो सेलर या डीलर टैक्स पेयर होते थे अंडर वैट। सिमिलरली अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ तो सर्विस टैक्स मेरे ऊपर लगता था एंड मुझे सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता था और टैक्स पेयर यहाँ पे कौन कहलाएगा? सर्विस प्रोवाइडर। तो जितने एक्ट हैं उन सभी एक्ट के अंदर टैक्स पेयर का नाम अलग अलग हुआ करता था। किसी में मैन्युफैक्चर हुआ करता था, किसी में ट्रेडर हुआ करता था, किसी में सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था। लेकिन अभी हमारे पास कितना एक्ट है? एक। इस एक्ट के अंदर टैक्स पेयर को बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन यहाँ होंगे सिर्फ दो, या तो होगा सप्लायर या फिर होगा रेसिपिएंट। What is the meaning of supplier and what is the meaning of recipient? I will define it upcoming classes. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना कैस्केडिंग। सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्स्टवाइल लॉ यानी कि अर्लियर टैक्सेस, मेजर इशू था ये कास्केडिंग। कास्केडिंग क्या होता है? कास्केडिंग को एक एग्जांपल देके समझते हैं। चलो, सपोज करो आपका बेटा बिजनेस है चेयर बनाने का,
आपका बिजनेस है चेयर बनाने का, आपने चेयर को मैन्युफैक्चर किया, आपने चेयर को क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। अभी अभी मैंने बताया कि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग किया 10,000 रुपये की चेयर का, तो आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। आपके ऊपर लग गई बेटा एक्साइज ड्यूटी, सपोज करो @ 10% की। कितना रुपया निकल के आ गया मैम, 1,000 रुपया। एक काम करो, इसे 1 लाख कर लेते हैं, मेरे पास फिगर कैलकुलेटेड है इसलिए। चलो, मैन्युफैक्चरिंग किया 1 लाख रुपए का, और जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या लग जाता है, एक्साइज ड्यूटी @ 10%। तो अब वैल्यू क्या निकल के आई, 1,10,000। इसको बोला जाता था वैल्यू कम एक्साइज, वैल्यू कम एक्साइज। अब जब मैंने चेयर बना लिया है तो मैं चेयर घर में तो रखूंगी नहीं, चेयर ऑब्वियस है कि मैं मार्केट में ले जाके सेल आउट करूंगी। अब जब मैं इस चेयर को मार्केट में ले जाके सेल आउट करूंगी तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, वैट। अब क्या लगेगा मेरे ऊपर, वैट। चलो, वैट लगता था सपोज करो 12%, वैल्यू बताओ कितना आएगा, 13,200 का वैल्यू आ गया। ये वैट जो लगा बेटा 12%, ये हमारा लगा ऑन 1,10,000 रुपीज। अब यहां से समझने की कोशिश करो, दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। ये एक वैल्यू थी, इस वैल्यू पे टैक्स लगाया, फिर एक वैल्यू निकल के आई। अगर वैट लगाना ही था तो इस वाली वैल्यू पे लगाते ना, वैट को इस वाली वैल्यू पे क्यों लगाया जिस पे ऑलरेडी एक टैक्स लगा हुआ था। जब एक टैक्स ऑलरेडी लगा है उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगाओगे तो इसको बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स। और एक इसका डिक्शनरी मीनिंग बोलूँ तो इसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। बात समझ आती है। दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द अर्लियर लॉ, बट इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी लॉ, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए जीएसटी में यहाँ पे लिख लो, नो कास्केडिंग इफेक्ट एग्जिस्ट, स्टार लगा के एक बात और लिखो बेटा, टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट। इस बात को हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, फिर मैं वापस से इस स्टार वाले वर्ड पे एक बार आऊँगी। अभी के लिए बस लिखो और छोड़ दो। और इतनी बात याद रखना कि पहले के टाइम पे एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्स लग जाते थे। एक ऑलरेडी वैल्यू के ऊपर लगे हुए टैक्स पे वापस से टैक्स लगा दिया जाता था, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से अभी ऐसा नहीं हो रहा। एक सिंगल वैल्यू है, उस पर एक ही बार टैक्स लगेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डबल टैक्सेशन। चलो, अगेन आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल। आप सभी डोमिनोज में तो जाते ही रहते हो, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते ही रहते हो। चलो, आप डोमिनोज में गए बेटा, आपने ऑर्डर किया एक 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा। यू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। चलो, पिज़्ज़ा कितने का था, पिछले टाइम की बात करें मैम, तब तो नन्हे मुन्ने बच्चे रहे होंगे, इतने भी छोटे नहीं थे, 9th-10th में तो रहे ही होंगे। चलो, अगर रहे भी होंगे छोटे मोटे तो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, काहे को टेंशन ले रहे हो। पिज़्ज़ा खाने जाते थे, चलो आप नहीं गए, हम तो गए थे उस टाइम में। पिज़्ज़ा खाने गए तो इसके ऊपर लिखा होता था सर्विस टैक्स एट द रेट 10%। इस पे लिखा होता था बेटा 500 रुपये वाला पिज़्ज़ा लिया, सर्विस टैक्स पे करा हमने 50 रुपये का। उसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं है, नीचे लिखा होता था वैट एट द रेट 5%। कितना निकल के आएगा, 2500। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 575, 575। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही वैल्यू पे सर्विस टैक्स भी लग गया और एक ही वैल्यू पे वैट भी लग गया। एक ही पिज़्ज़ा के ऊपर 2 टैक्स लग गए, इसे बोला जाता है डबल टैक्सेशन। दैट वाज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम इन द अर्लियर लॉ, बट इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी लॉ, ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक ही पिज़्ज़ा के ऊपर, एक ही गुड्स के ऊपर, एक ही सर्विस के ऊपर एक से ज़्यादा टैक्सेस लग जाते थे, क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज थी कि जब कोई पर्सन डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने आता है तो वो एक्चुअल में वहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन करने आया है या फिर वहाँ पे जो सर्विसेज मिल रहे हैं, क्लीनिंग फैसिलिटी, एसी का फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी और एकदम
जितनी भी बिंदास लेवल की सर्विसेज मिल रही हैं वो पर्सन वहाँ पे उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जाता है मेजरली, या फिर वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने जाता है? सरकार खुद ही कंफ्यूज थी, इसलिए सरकार सर्विस टैक्स भी लगाती थी और वैट भी लगाती थी। सरकार कहती थी लगाओ जी लगाओ, दोनों टैक्सेस लगाओ, अपने आप को सेफ लेके चलती थी। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं बेटा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, टैक्स लगेगा हमेशा एक, दैट इज नोन एज जीएसटी। अब बात आती है लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन। ये आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं समझ आएगा ये टॉपिक, बट आने वाले 2 लेक्चर में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा विद एग्जाम्पल। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगी, अर्लियर लॉ में ट्रांजैक्शन 3 तरह की होती थी। इंटर लेवल ट्रांजैक्शन, इंट्रा लेवल ट्रांजैक्शन, अभी समझना कोई मत, इस चीज़ को लिख लो। और एक ट्रांजैक्शन होती थी बेटा इंटरनेशनल लेवल ट्रांजैक्शन। आज के टाइम में इंटर लेवल ट्रांजैक्शन अभी भी जिंदा है, इंट्रा ट्रांजैक्शन भी आज के टाइम में जिंदा है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती थी उसे आज के टाइम में बोला जाता है इंटर ट्रांजैक्शन। मतलब कि पहले ट्रांजैक्शन के कितना लेवल? 3, इंटर, इंट्रा, इंटरनेशनल। बट आज के टाइम में ट्रांजैक्शन का कितना लेवल? सिर्फ 2, इंटर एंड इंट्रा। जो इंटरनेशनल पुराने जमाने में हुआ करता था उसको आज के टाइम में क्या बोला जाता है? इंटर ट्रांजैक्शन। आइए लास्ट पॉइंट है, इसको सुन लो फिर आगे बढ़ेंगे। आप सब जानते हो पहले वाले लॉ में, पहले वाले एक्ट की हम बातें करें तो अराउंड 17 एक्ट थे, 17 एक्ट थे जिनको सब्स्यूम्ड करके जीएसटी में लाया गया, एक एक्ट बनाया गया। चलो जब 17 एक्ट होंगे तो अब आप टैक्स पे करोगे, आप 17 टैक्सेस में फॉल करोगे। यस, आप 17 तरह के टैक्सेस में फॉल कर सकते हो। यस, अब जब आप 17 तरह के टैक्सेस में फॉल करोगे तो आपको सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? मल्टीपल टैक्स का प्रॉब्लम। जैसे अभी सनी देओल जी जैसे जो लग रहे थे, गड्डी लेके जा रहे थे, उन्होंने फेस किया था। हरियाणा में जा रहे थे, पहले सर्विस टैक्स फिर वैट, लुधियाना में गए अगेन सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ना जाने कितने सारे टैक्सेस वो फेस कर रहे थे। अब जब मल्टीपल टैक्सेस का चलन चल रहा है तो आपके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस अप्लाई हो जाएगा। यस, अब जब मल्टीपल टैक्सेस आपको पे करना होगा तो वो डिफरेंट टैक्स के एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। सपोज आपको इनकम टैक्स पे करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेते हो। आपको वैट पे करना है तो आप वैट में जाके रजिस्ट्रेशन लेते हो। आपको सर्विस टैक्स पे करना है तो आप सर्विस टैक्स में जाके रजिस्ट्रेशन लेते हो। आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है तो आप एक्साइज एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन लेते हो। मतलब जितने एक्ट उतने टैक्स उतने ही रजिस्ट्रेशन, लिखिए उतने ही रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होगा? अब जब रजिस्ट्रेशन इतने सारे ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। अब जब रिटर्न फाइल करोगे तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फाइल करोगे या हवा हवाई में कुछ भी डेटा भर दोगे? मैम ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट चाहिए, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हो हर एक्ट का अपना अलग डेफिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का। जैसे जीएसटी लॉ आज के टाइम में तौर तरीका बताता है कि ऐसे बुक ऑफ अकाउंट्स बनाओ, इतने दिन तक मेंटेन करके रखो। कंपनीज एक्ट का अपना होता है, ऐसे ही वैट का कुछ हुआ करता था, सर्विस टैक्स का भी कुछ हुआ करता था। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल एक्ट है तो मल्टीपल टैक्सेस है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग करना पड़ रहा है, मल्टीपल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। यस, अब जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तो ऑब्वियसली गलती भी तो हो सकती है ना आपसे, ऑब्वियस सी बात है। यस मैम, तो जब गलती होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी या एक होगी बताइए? मैम ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है, क्योंकि अब आप एक रिटर्न नहीं भर रहे हो, आप मल्टीपल रिटर्न भर रहे हो, और जब मल्टीपल रिटर्न भरोगे तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि मल्टीपल मिस्टेक्स हो, और जब मल्टीपल मिस्टेक्स होंगी तो सरकार आपको क्या भेजेगी? नोटिस।
अब नोटिस एक आएगा या मल्टीपल आएंगे? मल्टीपल आएंगे। हर एक एक्ट का अपना कंप्लाइंसेस होता है, हर एक एक्ट के अपने अलग अलग कंप्लाइंसेस होते हैं। अगर आप उन कंप्लाइंसेस को, उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करोगे देन ऑब्वियसली आप पेनल्टी पे करने के लिए लाइबल हो जाओगे। तो अब जब नोटिस आएगा तो हर एक एक्ट के थ्रू आपके पास नोटिस आएगा, राइट। अब जब नोटिस आएगा तो बेटा आपको मल्टीपल रिप्लाईज बनाने पड़ेंगे। रिप्लाईज के बाद जगह जगह पेनल्टी भरो, जगह जगह प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर्स आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द अर्लियर लॉ। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं पूरा कि हमने क्या देखा। हमने देखा बेटा अप्रॉक्सीमेटली 17 तरह के टैक्सेस हुआ करते थे जिनको सब्स्यूम्ड करके एक टैक्स बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सका क्योंकि स्टेट उस चीज़ के फेवर में ही नहीं थे। स्टेट उन टैक्सेस को सब्स्यूम्ड होने ही नहीं दे रहे थे। स्टेट का कहना था कि अगर ये जो टैक्स है, एक टैक्स मैंने आपको पढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि यही तो वो टैक्स है जहां से हमें मेजर रेवेन्यू आता है। यही टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हम आपके हाथ में दे देंगे तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं बचेगी। स्टेट लड़ गई पर स्टेट ने इस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ना जाने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को दावा किया कि आजीवन पूरे लाइफ टाइम तक कभी भी हम आपसे अल्कोहलिक लीकर पे लगने वाले टैक्स का दर्जा नहीं छीनेंगे। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टैक्स लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलो, तो इस तरह से कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिनके लिए स्टेट रेडी नहीं हुए। वो टैक्सेस आज भी जिंदा हैं और आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लग रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट टैक्स है तो टैक्स लगने के लिए ज़रूरी होता है एक इवेंट का अकर होना। अब इवेंट भी कैसी होंगी? डिफरेंट, बट आज के टाइम में एक सिंगल इवेंट दैट इज़ नोन एज सप्लाई। टैक्स पेयर भी डिफरेंट थे, बट आज के टाइम में टैक्स पेयर को बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन, या तो वो होगा सप्लायर या फिर वो होगा रेसिपिएंट। कास्केडिंग क्या होता है? एक वैल्यू पे लगा हुआ टैक्स, तो वापस एक वैल्यू निकल के आई। ये पेन है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इस पर टैक्स लगा दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज वैल्यू कम टैक्स, और उस टैक्स लगी हुई वैल्यू पे मैं वापस से टैक्स लगा दूंगी तो उसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। डबल टैक्सेशन एक पिज्जा खाया लेकिन टैक्स कितने भर के आ गए थे? 2। लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन 3 लेवल हुआ करते थे, इंटर, इंट्रा, इंटरनेशनल। बट इन करंट सिनेरियो वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेवल, one is intra and the second is inter. At this moment international level is also known as inter level. अब जब मल्टीपल एक्ट हैं तो मल्टीपल टैक्सेस होंगे, मल्टीपल कंप्लाइंसेस होंगे, मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग होएगा, मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, मल्टीपल मिस्टेक्स होंगी, मल्टीपल नोटिसेस आएंगे, मल्टीपल रिप्लाईज जाएंगे। इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम हुआ करते थे जिन प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक एक्ट को जिंदा किया गया, दैट इज़ नोन एज बेटा GST। अब GST है तो एक एक्ट, टैक्स कितनी जगह भरोगे मैम? एक जगह। कितनी जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एक जगह। रिटर्न कितनी जगह जाएगी मैम? एक जगह। रजिस्टर कितनी जगह मेंटेन होगा? एक जगह। गलती होगी भी तो एक जगह, मिस्टेक होगी भी तो एक जगह, नोटिस आएगा भी तो एक जगह से, रिप्लाई जाएगा भी तो एक जगह से। इसी के साथ सभी प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलिए आइए वापस से ऊपर। अब देखो इतना मैंने पढ़ाया ना, इसके बाद का आपको सब आता है आज की क्लास का। लिख के दे रही हूँ, कमिटमेंट दे रही हूँ आपको अपनी साइड से कि इसके बाद में आप सब होशियार हो, आपको सारा आता है, आप सारा खुद ही कर डालोगे। चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ। नीड फॉर GST इन इंडिया। भारत में GST क्यों आया? भारत में GST की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या खामियां थी, ऐसी क्या डिफिशियंसीज थी अर्लियर लॉ में जिसकी वजह से GST को लाना पड़ा? चलो सीखो।
पहले के टाइम में डबल टैक्सेशन हुआ करता था, यस। पहले के टाइम में कैस्केडिंग हुआ करता था, यस। पहले के टाइम में चीज़ों पे क्रेडिट नहीं मिलता था, ये चीज़ बाद में समझ आएगी, अभी नहीं आएगी। क्रेडिट नहीं मिलता था, अभी सिर्फ ये समझ लो कि क्रेडिट नाम की कोई नई चिड़िया होती है जिसका प्रोविज़न आप नहीं जानते, आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी। सेवरल लोकल टैक्सेस, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, आप मूवी देखने जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, बाहर आके पॉपकॉर्न खा रहे हो तो सर्विस टैक्स भी लग रहा है, साथ साथ वैट भी लग रहा है। When goods were manufactured and sold, both excise duty and state level, अभी ये तो हमने देखा ही था, ट्रक वाले भैया सामान लेके ट्रक में लोड करके जा रहे थे, तो जैसे ही हरियाणा में पहुंचे सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लग गया और फिर वैट भी लग गया। नो सेनमेंट, सेनमेंट का मतलब भी होता है बेटा क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। ये क्रेडिट वाली बात आपको बहुत जल्दी समझ आएगी, 1 से 2 क्लासेस के अंदर अंदर। बोला है ना मेरी 5 क्लास फंडामेंटल क्लास हैं, एक बार 5 क्लास हो जाने दो, उसके बाद हम और आप बात कर लेंगे। चलो, तो जीएसटी को इंडिया में लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? मैम क्रेडिट नहीं मिलता है, डबल टैक्सेशन हो जाता है, डबल टैक्सेशन हो जाता है, कास्केडिंग होता था पहले के टाइम में। और बताइए मैम, एक ही गुड्स पे एक्साइज भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है और क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के इंडिया में आने के? बेनिफिट ये है कि ये एक वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स है। आप जानते हो 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था तो उस टाइम पे जीएसटी को वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स हम नहीं कह सकते थे, लेकिन 8 जुलाई 2017 को 8 जुलाई 2017 को हम इस टैक्स को कह सकते थे कि ये वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को हमारा जीएसटी पूरे भारत में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन 8 जुलाई जाते जाते 8 जुलाई को जीएसटी पूरे के पूरे भारत में तो एप्लीकेबल था ही, साथ साथ जेएंडके में भी एप्लीकेबल हो गया। और जब जेएंडके में एप्लीकेबल हो गया तो हम कहते थे कि अब ये एक वन नेशन है, वन मार्केट है और वन टैक्स है। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको देखने को सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही मिलेगा। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड मार्केट, ये तो मैंने बताया ही, आप किसी भी कोने में चले जाओ आपको मार्केट एक जैसी ही नज़र आएगी। मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, अब कास्केडिंग नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ डबल मल्टीपल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अब नहीं हो रहा। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मोदी जी क्या चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने। लेकिन भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब भारत में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, भारत इंडस्ट्री हब बन जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? चीज़ें सस्ती हों। कोई आपकी चीज़ बेटा कब खरीदेगा? जब आप सस्ता बेचोगे। और सस्ता आप कब बेचोगे? जब टैक्सेस कम हो, टैक्सेस के कंप्लाइंस कम हो, टैक्स का रेट कम हो। जब टैक्स का लेवल हाई हो जाएगा तो गुड्स महंगे हो जाएंगे, कोई भी आपका गुड्स क्यों खरीदेगा? इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं? सिंस जो जीएसटी है ना बेटा, जीएसटी आर लोअर एंड दस मोर पीपल विल पे टैक्स। चलो, सरकार का रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? अब वैट में रेट बहुत हाई हुआ करते थे, सर्विस टैक्स भी लग जाता था, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, ना जाने कितने सारे टैक्सेस लगते थे। हर कोई ना पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। हमें पता है कि हमने मास्क अगर वेयर नहीं किया, देखो वैसे तो सबको वेयर करना ही है, ऐसी हरकत करना मत आज के टाइम में, वरना डिज़ास्टर होते देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी हमें पता है कि यहाँ पे पुलिस खड़ी है और वो चेक कर रही है मास्क पहना है कि नहीं। हम एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो ऐसे ही हमें पता है कि यहाँ पे बड़े बड़े टैक्सेस लगे हुए हैं, अगर मैं इनमें पैर रखूँगी तो ऑब्वियसली मैं फंसूंगी। लोग एक रास्ता ढूंढते थे जो कि नीट एंड क्लीन होता था, वहाँ से निकल जाते थे। सरकार को पता ही नहीं कि वो पर्सन इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सरकार को पता ही नहीं उसका इनकम कितना है। लेकिन जीएसटी आया, जीएसटी का रेट कम हो गया, हर कोई जीएसटी पे करने के लिए एलिजिबल हो गया, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया।
It will boost export and manufacturing and thus generate more employment. Obviously हम क्या चाहते हैं? Boost to make in India. Make in India बढ़ेगा, export बढ़ेगा, manufacturing होगा, इंडिया एक इंडस्ट्री हब बनेगा और यहाँ पे लोगों को employment मिलेगा, जॉब मिलेगी. कभी भी जॉब करने वाला मत बनो, हमेशा जॉब देने वाला बनो. लाइफ का एक उसूल रखो, जॉब करनी नहीं है हमें, जॉब हमें देनी है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अच्छा, आज की क्लास में बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जीएसटी क्यों आया. सबसे पहले हमने सनी देओल जैसे भैया की एक वीडियो देख ली, हमें समझ आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी आया. फिर हमने एक्चुअल में पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम थे जो अर्लियर लॉ में थे और हमें फेस करने पड़ रहे थे. फिर वो सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने देखा कि जीएसटी की नीड भारत में क्यों पड़ी, जीएसटी का बेनिफिट क्या है. अब आइए, जीएसटी कब आया, जीएसटी कैसे आया, कौन सी कंट्री में जीएसटी पहले आया. अगर मैम जीएसटी इतना ही अच्छा था तो भारत को जीएसटी लाने में इतना देर क्यों हो गया. चलो, सबसे पहले सन 1954 में, 1954 समझ रहे हो, 47 में हम आज़ाद हुए थे, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था और उसके 4 साल बाद फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जिसमें जीएसटी आ गया था. ओ माय गॉड मैम, हमने तो अभी नाम सुना है, लेकिन फ्रांस 1954 में 54 में जीएसटी को लॉन्च कर चुका था. उसके बाद 62 साल के अंदर अंदर, 62 ईयर के अंदर अंदर तकरीबन 160 कंट्रीज जीएसटी के दायरे में आ गई थी. जीएसटी इतना अच्छा था कि हर कोई अडॉप्ट करने लग गया था. 2000 में बेटा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो इंडिया के. उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम इंडिया में लेके आएंगे. पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये आवाज़ उठाई थी. 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स फॉर्म किया जिसको विजय केलकर जी ने चलाया. इस टास्क फोर्स के तहत जीएसटी का पूरा प्लाटिंग किया गया. 2004 के अंदर ये जो हमारी टास्क फोर्स थी जिसको विजय केलकर जी मोटिवेट कर रहे थे, इस पे पूरी तरह से काम किया गया. 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अनाउंस किया कि साल 2010 अप्रैल महीने के पहले दिन में हम जीएसटी को भारत में ले आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. श्री पी चिदम्बरम जी ऐसा नहीं कर पाए. 2011 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में जीएसटी के नाम का, जिसको लैप्स कर दिया गया. मतलब कांग्रेस सरकार में जीएसटी आ नहीं पा रहा था, कोशिश सबने बहुत की बट नहीं आ पा रहा था. 2014 में फाइनली जब एनडीए गवर्नमेंट था तो बिल 122 अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. 19 दिसंबर 2014 का ये दिन था. यहाँ पे एक बिल रखा गया. बिल तो आप समझते हो, एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, जीएसटी का एक डॉक्यूमेंट था जिसको एज अ बिल राज्यसभा में रखा गया, लोकसभा में रखा गया. सबसे पहले लोकसभा में रखा गया 6 मई को. ये बिल था बेटा 122 नंबर का, याद रखना एमसीक्यू बन जाता है. 122 नंबर का ये बिल था जिसको लाया गया. 19 दिसंबर 2014 को लाया गया. 6 मई 2015 को ये राज्य लोकसभा से पास हुआ. उसके बाद जब बिल लोकसभा से पास होता है तो कहाँ जाता है? राज्यसभा में. राज्यसभा में इसमें थोड़े से चेंजेस किए और राज्यसभा ने 3 अगस्त को इसको पास कर दिया. देख रहे हो कितनी जल्दी पास हो गया, वरना सालों साल पड़े रहते हैं बिल. उसके बाद जब राज्यसभा ने चेंज किया तो लोकसभा ने वापस से चेंजेस को अप्रूव करा. कितने दिन के अंदर अंदर? ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर, और वापस से लोकसभा ने पास कर दिया. अब राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया. अब बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास. बिल किसके पास गया बेटा? प्रेसिडेंट के पास गया. जब बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो 8 सितंबर 2016 को, देखो कितनी जल्दी, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी थी.
जिसमें 50% स्टेट की मेजॉरिटी थी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी थी। बताया था ना मैंने फर्स्ट क्लास में कि जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। 50% स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है। सब कुछ हो गया। अब जीएसटी हमारा क्या बन गया? एक्ट 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट बना। मैम ऐसा क्यों? यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? देखो, हर ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट हर बिल एक्ट बन जाता है क्या? नो, ये बिल था 122 नंबर का, लेकिन उस टाइम तक 100 एक्ट इंडिया में आए हुए थे और ये 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट बना। जीएसटी इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में कब आया था? 8 जुलाई 2017 को। चलो, तो आज की क्लास इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक और बात सुन लो इम्पॉर्टेंट, लास्ट क्लास के डीपीपी काफ़ी बच्चों ने सॉल्व कर लिए। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम साक्षर ऐप पे पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, कितना समझ आया खुद को चेक करोगे कि नहीं करोगे, या बस जैसे सब भाग रहे हैं भीड़ में ऐसे ही भागोगे? मैम खुद को चेक करेंगे। पढ़ो, फिर थमो, फिर देखो कि आपने क्या सीखा और क्या सीखा। इसके लिए आपको क्या करना है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि अवेलेबल है साक्षर ऐप पे, वहाँ जाइए। क्वेश्चंस होते हैं डेली बेसिस पे, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको समझ आएगा कि क्या किया, क्या सीखा, क्या समझ आया। उनको पक्का पक्का करना है। कल जो मैंने क्लास दी थी उसका डीपीपी ऑलरेडी कल ही डाल दिया था। आज वाली क्लास का डीपीपी भी वहाँ पर अवेलेबल है। क्लास ख़त्म करो, अच्छे से रिवीजन करो, डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।